आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। मैं द स्टडी आईएएस बाय मणिकांत सिंह की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास के डिस्कशन में बेसिकली मेरा जो ऑब्जेक्टिव है 2023 जो सीसैट का पेपर हुआ यूपीएससी का, उसके कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है जिसको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। और अब जो हमारे वीडियोस की श्रृंखला रहेगी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के डिस्कशन को लेकर के टॉपिक वाइज हम आपसे बात किया करेंगे। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं और आज डिस्कस करते हैं सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो 2023 यूपीएससी सीसैट के पेपर में पूछे गए। आप सभी लोग सीरियसली इस वाले वीडियो को देखिए। अगर आपको कोई भी इशू लगता है, कोई प्रॉब्लम कहीं क्रिएट होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में या किसी भी क्वेश्चन को समझने में, तो बस आप नॉर्मल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगली वीडियो में हम पूरी क्लेरिफिकेशन के साथ उस वाले कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय से एक क्वेश्चन बना हुआ 2023 यूपीएससी सीसैट के पेपर में। आइए हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है, ये एक नंबर है और इस नंबर को 100 से डिवाइड करना है और 100 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा आपको ये बताना है। आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए एक काम करते हैं, पहले हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक बार इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर लेते हैं कि बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तो हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो है आपका 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 और इंटू 96। कहा जाता है कि सर एक काम करो, इसको 100 से डिवाइड करो और 100 से डिवाइड करने के बाद कैलकुलेट करिए रिमाइंडर क्या होगा। मैं आपको एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। यहां पर देखिएगा, एक बेसिक्स बता रहा हूं, हल्का सा छोटा सा बेसिक्स। सपोज करिए कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप n को डिवाइड करते हैं x से। लेट अस सपोज कभी भी मेरे सामने ऐसी सिचुएशन बनी कि n को हमने x से डिवाइड कर दिया। अगर ये जो n है ना, ये x से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो कहा जाता है कि जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर 0 बचेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 4 है, 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो आप बोलेंगे सर 2 2 जा 4, 2 दूनाई 4, 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। और अगर नहीं डिवाइड हो पा रहा है तो कुछ ना कुछ क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब n को x से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 बचता है। कब यह रिमाइंडर 0 बचता है? यदि if n is exactly divisible by x, if n is exactly divisible by n is exactly divisible by x। अगर n आपका x से exactly divisible है तो रिमाइंडर आपका 0 बचता है। अगर नहीं डिविजिबल है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा देखेंगे एक बार। आइए इस सवाल को सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करते हैं। अच्छा बताइए, एक छोटा सा काम करें, 5 से इस वाले नंबर को कैंसिल करते हैं तो आप बोलेंगे सर 5 से कैंसिल करेंगे 20 होगा और 5 से कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर आप एक काम करिए, इस नंबर को 5 से कैंसिल कर दीजिए, कितना हुआ 4, और इस वाले नंबर को 5 से कैंसिल कर दीजिए तो 17 5 85 हो गए। अब आप देखिए क्या कोई ऐसा नंबर इसमें है जो 4 से डिविजिबल है? आप बोलेंगे यस सर 96 है। तो 4 एक अन्य 4, 4 1 जा 4, 4 दूनाई 8, 1 9, 4 चौको 16। तो आप बोलेंगे कि जो ऊपर वाला नंबर n है ना, ये नीचे वाले नंबर से पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया। और जब कभी भी n x से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, ऐसी कंडीशन में मेरे भाई जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर क्या बचता है? तो आप बोलेंगे साहब 0 बचता है। तो दिस मस्ट इम्प्लाई, आप ऐसे कहेंगे कि सर इस कंडीशन में जो बचने वाला रिमाइंडर है, रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ सर, शेषफल। इस कंडीशन में जो बचने वाला रिमाइंडर है वो क्या होगा, 0 होगा। आप बोलेंगे कि सर अगर ये डिवीजन नहीं हो रहा है तो फिर अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर रहे हो तो 100 से छोटा 99 तक रिमाइंडर के बनने की पॉसिबिलिटी है। तो देखा जाएगा उसमें क्या कंडीशन बनेगी और उसको हम लोग डील करेंगे।
अगर मैं आपसे पूछूं ये क्वेश्चन कहाँ बना हुआ था, तो सर यूपीएससी 2023 सीसैट के पेपर में ये बना हुआ प्रॉब्लम है। उम्मीद करता हूं इस वाले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इस क्वेश्चन को डील करने में आपको किसी लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अगर n x से पूरी तरीके से डिविजिबल है तो n को जब मैं x से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, वो 0 बचेगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन ठीक होगा 0। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास एक नंबर दिया गया है, इसका सोल्यूशन बढ़ा रहा हूं। मेरे पास एक नंबर दिया गया है n इज इक्वल टू एक नंबर है 57242, n इज इक्वल टू 57242 और इसकी पावर में लिखा गया है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। और आपसे कहा जाता है कि इसका आप क्या करिए, यूनिट डिजिट निकालिए या इसके इकाई का अंक बताइए। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x हो, a कोई भी नंबर हो सकता है और x कोई भी पावर हो सकती है, ठीक है, और आपको इसका कैलकुलेट करना हो यूनिट डिजिट, आपको इसका क्या कैलकुलेट करना हो, यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना हो। ये कैसे डेवलप होता है, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम के अंदर यूनिट डिजिट बनता है। तो जब मैं टॉपिक कराऊंगा तो टॉपिक में आपको बहुत डिटेल में इस बात को समझाऊंगा, लेकिन अभी आप इसका बेसिक्स थोड़ा सा समझ लीजिए। कभी भी n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x की सिचुएशन हो और आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना हो, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए नॉर्मल ऐसे a लिख दीजिए और ये जो x है ना, x को 4 से डिवाइड करें, x को 4 से डिवाइड करें, x को 4 से डिवाइड करें। भाई साहब जब आप x को 4 से डिवाइड करोगे तो दो पॉसिबिलिटी है, एक पूरी तरीके से डिवीजन हो जाएगा। अगर पूरी तरीके से डिवीजन हो जाएगा तो सीधा सीधा a रेज टू द पावर 4 बनेगा यूनिट डिजिट। अगर पूरी तरीके से डिवीजन हो गया, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, तो एग्जैक्ट डिवाइड होने में यूनिट डिजिट बन जाएगा a रेज टू द पावर 4। और अगर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ तो a रेज टू द पावर क्या बनेगा, रिमाइंडर। कौन सा रिमाइंडर, जब आपने 4 से क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। बस ये वाला एक बात अपने दिमाग में रखिएगा, यूनिट डिजिट का पावर का कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, a का यूनिट डिजिट लिखना है और उसकी पावर में लिखे गए नंबर को चेक करना है कि जो पावर का नंबर है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 4 से डिविजिबल है तो एज इट इज पावर में 4 लिख करके यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, और अगर नहीं डिविजिबल है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को लिख दीजिए। तो कैलकुलेशन का पहला स्टेप ये होगा कि जो पावर है उस पावर को 4 से हम डिवाइड करके चेक करते हैं। जो पावर है सर, उस पावर को मैंने 4 से किया डिवाइड। पावर में क्या लिखा गया, तो आप बोलेंगे 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। इसे डिवाइड करना है आपको किससे, तो आप बोलेंगे 4 से। आइए चेक किया जाए एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है कि नहीं। आप बोलेंगे सर किसी भी कीमत पर पूरी तरीके से डिवीजन तो यहाँ नहीं हो सकता है। अब पूरी तरीके से डिवीजन नहीं हो सकता तो आइए रिमाइंडर देखते हैं। 4 से 9 को डिवाइड करिएगा, क्या रिमाइंडर बचेगा, +1। 4 दूना 8 और 1 9। अगर मैं बोलूंगा 4 से 7 को डिवाइड करो तो आप बोलेंगे एक तो +3 बनेगा और दूसरा -1। 4 2 जा 8 होता है, 8 की वैल्यू 7 से 1 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हो गया -1। जब मैं बोलूंगा 5 को डिवाइड क्या करोगे तो बोलोगे +1। 4 एक 4 और 1 5। 3 पर रिमाइंडर क्या बचेगा, -1, और यहाँ पर आपकी ऑलरेडी क्या बच रहा है, +1। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे -1, -1 और +1 को करोगे -1, -1 और -1 को करोगे +1, +1 और +1 को करोगे तो क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और भाई साहब अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो ये बड़ा सिंपली आपको इम्प्लाई कर रहा है कि इस कंडीशन में सर जो यूनिट डिजिट बनेगा या इस कंडीशन में जो बनने वाले इकाई का अंक होगा यूनिट डिजिट, वो यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका सिंपल, मैंने ऐसे 2 लिख दिया, 2 2 की पावर में 1।
और जैसे 2 की पावर में 1 लिखा जाएगा वैल्यू निकल करके आ जाएगी क्या 2। जब मैं बोलूंगा कि सर इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है तो आप बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, या इस सवाल के लिए जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बताइए, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की सीरीज में चलते हैं। ये बेसिक्स मैंने साथ में लिख दिया है, तो आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पर यूनिट डिजिट या इकाई के अंक का कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो सर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 2023 सीसैट के पेपर में बना हुआ है। कहता है ए बी सी और डी ई एफ दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं। ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं। कहा जाता है ए बी सी प्लस डी ई एफ इज इक्वल टू 1111। आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, जबकि कंडीशन ये डाल रहा है कि सर ये जो ए बी सी डी ई एफ है ना, ये सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं और सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं। तो आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू निकालनी है। अब जब मैं आपसे पूछूंगा ये क्वेश्चन कैसा है, आप नॉर्मल बोलिएगा सर ये एक ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप ऑब्जर्वेशन को जब अच्छा बनाते हैं नंबर्स में ना, तो ये सवाल कंपैरेटिवली आपके लिए डील करना काफी आसान हो जाता है। और आइए इस सवाल को एक बार हम लोग उठा लेते हैं। क्वेश्चन है आपका ऐसे, ए यहां मैंने लिख दिया बी, यहां लिख दिया सी, ए बी सी, यहां पर मैंने लिख दिया डी, यहां पर लिख दिया मैंने ई और एफ। ए बी सी प्लस डी ई एफ ऐसे लिख दिया गया है। और जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो 1111 आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है। आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू बतानी है। और कंडीशन ये है कि सर ए बी सी डी ई एफ सारे के सारे क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट और नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब शून्य नहीं ले सकते, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। आइए हम लोग कुछ वैल्यूज को लेते हैं। अच्छा बताइए, अगर 1 ऐड करके लाना है तो एक वैल्यू 1 हो सकती है, एक वैल्यू 0। 1 और 0 को ऐड करिएगा तो 1 आएगा, लेकिन 1 तो ले सकता हूं लेकिन 0 नहीं ले सकता। इसका मतलब पहली पॉसिबिलिटी 1 और 0 वाली खत्म हो गई। अब बताइए 1 दोबारा कहां मिलेगा, 1 तो 1 पर मिलता है, 1 11 पे मिलता है। सर जब आप 11 की बात करते हैं तो 11 का यूनिट डिजिट तो 1 है, बिल्कुल। आगे कहां मिलेगा, 21 पे। आप बताइए किसी डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप बोलेंगे सर 9। अगर मैं 2 9 को ऐड कर दूं, और जबकि 2 9 नहीं ले सकता, एक 9 लूंगा, एक 8, 9 और 8 को ऐड करूंगा तो क्या होगा, 9 और 8 को ऐड करोगे 17। वैसे भी अगर 2 डिजिट मैक्सिमम आप ले सकते हो तो 9 9 ले सकते हो, 9 9 को ऐड करोगे 18 होगा। सर 21 के लिए तो अभी भी कम पड़ रहा है ना, इसका मतलब 21 तक तो जा नहीं सकता, 11 पे ही सारी कहानी बेस्ड है। और अगर सारी की सारी कहानी 11 पर बेस्ड है तो आओ एक बार 11 को हम लोग डील करने का कोशिश करते हैं। मैंने C की वैल्यू ऐसे ले ली 8 और F की वैल्यू मैंने ले लिया 3। 8 और 3 को ऐड करोगे कितना होगा, 11। 11 का एक हासिल आ गया, कैरी। अब जो भी 2 वैल्यूज आप लेंगे ना, उनको ऐड करके हमेशा क्या मिलना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि सर उनको ऐड करके 10 मिलना चाहिए। जब 10 मिलेगा तो एक हासिल लगा दीजिएगा। एक हासिल लगाने के बाद में जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 11 हो जाएगी। अब आगे जब आप लेंगे तो आप ले सकते हैं, यहां पर 6 ले लीजिए 6, और सर यहां पर मैंने ले लिया ऐसे 4। तो 6 और 4 को जोड़िएगा कितना होगा, 10। एक हासिल इधर आ गया, 10 और 1 कितना हो गया आपका, 11। अब इसके बाद में यहां पर 2 ऐसी वैल्यूज को आप पुट करिए जिनको ऐड करके कितना आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 10 आ जाए। एडिशन करने के बाद कितना है, 10, लेकिन जब एक कैरी लगा दें तो कितना हो जाए, 11। अब आप सोचिए आपके सामने क्या पॉसिबिलिटी है। आप बोलेंगे कि सर अगर मैं यहां पर 2 लेता हूं तो यहां पर मेरे को क्या लेना होगा, 8, 8 और 2 10, बात नहीं बनी। अगर मैंने यहां पर 3 लिया तो यहां पर क्या लेना होगा, 7, अभी भी बात नहीं बनी। अगर मैंने 4 लिया तो क्या लेना होगा, 6, यहां भी बात नहीं बनी। अब आगे क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर अगर मैं 5 ले लेता हूं तो 5, अभी भी बात नहीं बनी। सर अब तो चीजें फिर रिपीट करना शुरू कर गई ना।
इसका मतलब अब ये जो क्रम है, इस क्रम को आपको दोबारा क्या करना होगा, चेंज करके देखना होगा। इसीलिए मैं कई बार वैल्यूज को लेकर के आपको दिखाऊंगा। जब आप इस क्रम को एक बार दोबारा रिपीट करके लिखने का प्रयास करते हैं तो आप कैसे लिखते हैं, आप ये बोलेंगे कि सर एक काम कर दीजिए, यहां पर ले लीजिए 8 और यहां पर ले लीजिए 3। 8 और 3 कितना हो गया, 11। 11 का 1 हासिल 1 आ गया। अब इसके बाद में मैंने यहां पर ले लिया 6 और मैंने यहां ले लिया 4। 6 4 10, 10 और 1 कितना हो गया, 11। अब इसके बाद जब आप अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो आप बोलेंगे कि सर आगे कौन सी वैल्यू लूं, इसके बाद आप बोलेंगे कि सर अब आगे कौन सी वैल्यू लिया जाए। तो आप बोलेंगे कि सर आगे वैल्यू लेने के लिए मेरे पास जो ऑप्शन बन रहा है ना, 6 और 4 कितना हो गया, 10। यहां पर क्या ले सकते हो, यहां पर आपको ऐड करके क्या लाना है, तो आप बोलेंगे सर ऐड करके मुझे 10 लाना है, 1 हासिल मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे सर एक काम कर लेते हैं ना, ए को ले लेते हैं 9 और डी को ले लेते हैं 1। 9 और 1 को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 10। 1 हासिल आ गया, 10 और 1 कितना हो गया, 11। आपको क्या करना है, सबके पॉसिबल वैल्यूज का समेशन निकालना है। ऐड करिएगा तो ऐड करके कितना मिलेगा, 8 और 3 कितना हो गया, 11। 6 और 4 कितना हुआ, 10। 11 और 10 को ऐड करिएगा कितना हो गया, 21। 21 और 1 कितना हो गया, 22। 22 में जब आप 9 ऐड करिएगा तो 22 और 9 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 31। डी इज द राइट आंसर। आइए ऑब्जर्वेशन की एक बात और भी करता हूं। जैसे मेरे पास लिखा गया है ABC और यहां पर लिखा गया है आपका DEF। जब मैंने इनको ऐड किया तो ऐड करने के बाद में कितना मिला हुआ है, 1111। आइए थोड़ा सा और एक बार पॉसिबिलिटीज के ऊपर हम लोग चर्चा करके देखते हैं कि क्या कुछ और भी संभावनाएं यहां पर बन सकती हैं। तो आप बोलेंगे यहां 11 लाना है, इसका मतलब मैं 6 ले सकता हूं और 5 ले सकता हूं। 6 और 5 को ऐड करिएगा कितना होगा, 11 के 1 हासिल 1। अब यहां पर क्या ले सकता हूं सर, मैंने यहां ले लिया 8 और यहां ले लिया 2। 8 और 2 को जोड़िएगा कितना होगा, 10 और 11 के 1 हासिल 1। यहां पर क्या कर सकते हैं सर, आप 7 ले लीजिए और यहां पर आप 3 ले लीजिए। 7 और 3 कितना हुआ, 10। 1 ऐड करिए, 10 और 1 कितना हो गया, 11। यहां भी संभावना है। अब आइए एक बार इन सारी वैल्यूज को ऐड करके देखते हैं 31 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। अगर कुछ और आएगा तो फिर तो सोल्यूशन गड़बड़ हुआ है, बहुत सारी संभावनाएं बनेंगी। 6 और 5 को ऐड करिए कितना हुआ, 11। 8 और 2 को ऐड करिए कितना हुआ, 10। 11 और 10 21। 21। 7 और 3 कितना हुआ, 10। 21 में 10 ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 31। मतलब यहाँ पर आंसर में किसी भी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं हुआ। और सर अगर आंसर में कोई वेरिएशन नहीं हुआ इसका मतलब हमने जो किया वो क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो यहाँ पर 2 संभावनाएं थी, उन दोनों संभावनाओं को मैंने सेपरेटली लिख करके आपको दिखा दिया और शायद हमारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। आइए सर आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आप कितना बेहतर नंबर्स के साथ में अपना ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। आइए समझते हैं हम लोग। आपसे कहता है कि सर अगर ABC को D से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर ABC को D से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वैल्यू 37DD मिलती है। 37DD मिलती है। आपसे कहा जा रहा है कि सर A प्लस B प्लस C का मान क्या होगा जहां पर ABCD भिन्न शून्येतर संख्याएं हैं। भिन्न शून्येतर का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये बात ये कह रहा है। अच्छा अब आप बताइए मुझे, बड़ी नॉर्मल सी बात बोलता हूं, यहां पर ये जो D है ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ये D डिजिट है। ये D क्या है, डिजिट है। और डिजिट का अगर कोई बोले रेंज क्या होता है तो आप बोलेंगे सर डिजिट का जो रेंज होता है ना वो 0 से लेकर के 9 तक होता है। जब मैं बोलूंगा कि सर 0 ले सकते हो क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, 0 तो ले ही नहीं सकता। रीजन, सर अगर किसी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्टेंट ही 0 हो जाएगा। और यहां पर रिजल्टेंट 37DD आ रहा है, इसका मतलब 0 नहीं ले सकता हूं। अब जो D की पॉसिबल वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, तो आप बोलेंगे 1 से लेकर के 9 तक है। D की वैल्यू मैं 1 to 9 ले सकता हूं। और अगर मैं D की वैल्यू 1 to 9 ले सकता हूं तो एक बार आइए चेक किया जाए।
ABC की अगर मैं मैक्सिमम बात करूंगा तो आप बोलेंगे सर ये 987 ऐसा ले सकते हो। अगर आप D की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 रखने पर 4 डिजिट का नंबर नहीं मिला। सर 2 रखने पर भी 4 डिजिट का नंबर नहीं पाओगे, 3 रखने पर भी 4 डिजिट का नंबर नहीं पाओगे, लेकिन जब आप D की वैल्यू 4 रखोगे ना तो आपको 4 डिजिट का नंबर मिलेगा। और 4 डिजिट का ऐसा नंबर आपको सर्च करना है जो 37DD के टाइप का हो। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि सर 9 चौक को 36, ए की वैल्यू 2 हो सकती है, पहली संभावना 9 की है और दूसरी संभावना किसकी है, 8 की। तो एक बार मैं 9 की संभावना लेकर के चलता हूं, ए की वैल्यू मैंने 9 ले लिया। अब देखो 4 में किसका मल्टीप्लिकेशन करें कि जो वैल्यू मिले वो डी हो जाए। तो आप बोलेंगे कि सर 4 में 4 का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूंगा यहां पर 4 में 4 का, तो 4 चौक को कितना होता है, 16। यहां पर क्या लेकर के आना है, डी ही लेकर के आना है। इसका मतलब 4 पर नहीं बात बनी, 1 पर नहीं बनी, 2 पर नहीं बनी, 3 पर नहीं बनी। लेकिन अगर आप यहां पर 6 पुट करते हैं तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 24 का 4 हासिल 1, 24 का 4 हासिल 2। अब यहां पर क्या पुट कर दीजिएगा तो आप बोलेंगे 3 4 3 12 2 14। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 4 9 36 और 1 कितना हो गया, 37। ये सिचुएशन आपकी 37DD वाली बन रही है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल बन रही है। और सर अगर ये सिचुएशन बन रही है तो अभी आपको जो वैल्यू निकालना है वो किसका निकालना है, तो आप कहेंगे कि सर वी ट्राई टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ये वाली बात बनेगी 9 + 3 + 6, 9 और 3 कितना हुआ, 12, 12 में आप 6 जोड़िएगा तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। 18 इज द राइट आंसर, 18 इसका सही जवाब होगा, ए इसका सही जवाब है। बस ये दिमाग में रखिएगा, यहां पर जो भी बात किया जा रहा है चाहे ए बी सी या डी के बारे में, ए बी सी या डी के बारे में बात किया जा रहा है तो सर ये सारे के सारे आपके क्या हैं, तो आप बोलेंगे डिजिट्स हैं। डिजिट का मतलब क्या होता है भाई साहब, ये अंक हैं, और अगर ये अंक हैं तो इनका रेंज आप 0 नहीं रखने वाले हैं। क्यों नहीं डी को 0 रखने वाले हैं, आपने क्लियर समझ लिया कि साहब डी को 0 करने पर रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, और अगर रिजल्टेंट 0 हो गया तो फिर आपकी बात बनने वाली नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि डी को 1 2 3 4 करके चेक करिए, यहाँ पर वैल्यूज को बढ़ाइए, नंबर सेट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन भी आपका 2023 सीसेट के पेपर में बन चुका हुआ है। आइए अब आपके पास एक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, काम और समय जो बोलते हैं ना, टाइम एंड वर्क का समय है। और ये प्रॉब्लम ऑल्टरनेट डेज पर बेस्ड क्वेश्चनों का एक प्रॉब्लम है, एकांतर क्रम के कार्य पर आधारित प्रश्नों का है। क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि ए बी और सी किसी काम को 8 16 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए सोमवार को काम करता है, बी मंगलवार को, सी बृहस्पतिवार को, फिर बुधवार को सी, फिर ए बृहस्पतिवार को आ जाता है और ये क्रम लगातार जारी रहता है। मतलब ऐसे कह दूं क्या कि सर यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज में काम हो रहा है। टाइम एंड वर्क का एक स्पेशल टाइप आता है ऑल्टरनेट डेज पर बेस्ड क्वेश्चन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक करेंगे। लेकिन आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ। पूछा जा रहा है कि अगर ये कॉन्टिन्यूअसली क्रम जारी रहता है तो कौन से दिन ये वाला काम समाप्त हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ए काम समाप्त कर सकता है 8 दिन में, बी इसी काम को समाप्त कर सकता है 16 दिन में, और सी इसी काम को समाप्त कर सकता है 12 दिन में। सबसे पहला काम ये होगा, आप सर टोटल वर्क निकाल लीजिए। 8 16 और 12 का एलसीएम क्या होता है, तो आप बोलेंगे 48, 48 ये हो गया आपका टोटल वर्क, या आप ऐसे कहेंगे कि सर ये हो गया आपका संपूर्ण कार्य। 48 यूनिट पूरा काम करवाना है। आप बताइए अगर 48 यूनिट काम ए को करना होता अकेले तो उसे कितना दिन लगता, तो आप बोलेंगे 8 दिन। इसका मतलब पर डे कितना यूनिट काम करता है, तो आप बोलेंगे 6। सर बी पर डे कितना यूनिट काम करता है, तो आप बोलेंगे 3। सी पर डे कितना यूनिट काम करता है, तो आप बोलेंगे 4। बोलो भाई बात क्लियर हुई है क्या, आप बोलेंगे हाँ सर। तो पहले दिन कितना यूनिट काम होगा, 6, दूसरे दिन कितना यूनिट काम होगा, 3, और तीसरे दिन कितना यूनिट काम होगा, 4। तो 6 3 9 4 13, 13 यूनिट काम होता है कितने दिन में, तो आप बोलेंगे 3 दिन में। सर आपको कितना यूनिट काम करवाना है, 48 यूनिट। ये 13 यूनिट काम जो हो रहा है ये कितने दिनों का काम है, तो आप बोलेंगे सर ये 3 डेज का काम है। अच्छा, जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो इसके 2 पोर्शन बनेंगे, एक क्वॉशिएंट होगा और एक आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा।
तो जब आप क्वोशिएंट की बात करेंगे तो 13 तिहाई 39, और इसके बाद में रिमाइंडर कितना बच गया, तो आप बोलेंगे 39 को अगर आप 9 दे दीजिए तो 48 बन जाएगा। सर ये 3 दिन नहीं है, बल्कि ABC 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 3 बार आ रहा है। इसका मतलब कितने डेज हो गए, तो आप बोलेंगे सर 3 × 3, मतलब 9 डेज तक तो आपका काम चला। 9 डेज तक काम होने के बाद में 9 यूनिट काम आपका क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये 9 यूनिट है आपका रिमेनिंग वर्क। ये 9 यूनिट आपका क्या है, तो आप बोलेंगे रिमेनिंग वर्क। अच्छा एक बार बताइए, 9 दिन तक काम चला है। 9 दिन तक काम का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, मतलब मंगलवार तक तो काम हो चुका है। अब अगला जो काम होगा वो कौन से दिन होगा, तो आप बोलेंगे सर बुधवार को होगा। अब बताइए ना, बुधवार को आप किसे बुलाएंगे, तो आप बोलेंगे कि सर बुधवार को कौन आ सकता है, तो आप बोलते हैं ना कि बुधवार को बेसिकली कौन आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार को हमेशा कौन आएगा, तो आप बोलेंगे सी आएगा। फिर बृहस्पति, शुक्र, शनि में कौन आएगा, सी आएगा। अब आपने देखा ना 9 डेज का मतलब क्या, ये तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार हो चुका है। इसका मतलब बुधवार को अगर बुलाना है तो बुधवार को कौन आएगा, ये देखो बुधवार को कौन आता है, सी। सी को बुला लीजिए। सी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, तो आप बोलेंगे 4 यूनिट। सर बुधवार को 4 यूनिट काम हो चुका है, ये कौन सा दिन है, तो आप बोलेंगे सर ये है वेडनेसडे। अब कितने यूनिट काम बच चुका है, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट। बुधवार के बाद बृहस्पतिवार को कौन आएगा, ए, और जब ए आएगा तो ए की क्षमता एक दिन में 6 यूनिट काम करने की है। और बताइए अगर ए के अंदर कैपेबिलिटी एक दिन में 6 यूनिट काम करने की है और उसे 5 दिन काम करना है तो कर लेगा कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल। इसका मतलब ये जो काम है साहब, ये काम किसके द्वारा होने वाला है, ए के द्वारा। कौन से दिन होगा, तो आप बोलेंगे सर बृहस्पतिवार को ये वाला काम होने वाला है, या ऐसे बोलेंगे कि सर थर्सडे को ये वाला जो काम है ये कंप्लीट हो जाएगा, या दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन थर्सडे। इज इट क्लियर टू ऑल? आप सभी लोगों को क्लियर हो गया या नहीं? आप बोलेंगे हाँ सर क्लियर हो गया है। कौन से टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं ऐसे कहूंगा कि सर ऑल्टरनेट डेज पर बेस्ड क्वेश्चन है, एकांतर क्रम के कार्य पर आधारित प्रश्न है, यहीं से आपने इसको टैकल किया। आइए अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। एक आखिरी सवाल आज के क्लास का। हमने आपको फैक्टर पढ़ाया हुआ है या बताया हुआ है, एक वीडियो मैंने फैक्टर्स के ऊपर आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। आज उसी पर बेस्ड एक डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम है, इसे डिस्कस कर रहा हूं, आप देखिएगा। सॉल्यूशन, आपसे कहा जाता है कि 7x + 96 7x + 96 x से पूरी तरीके से डिविजिबल है। क्या कहता है सर? एग्जैक्टली डिविजिबल है। सर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो पूछा जा रहा है x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, या x के कितने मान संभव हैं, आपको यह बताना है। अच्छा एक बार बताइए, लेट अस सपोज मैंने एक नंबर 6 लिख दिया। 6 किस किस से डिविजिबल है? 1 से, 2 से, 3 से, 6। और ये जो मैंने 1 2 3 6 लिखा है ये सर क्या है? तो आप बोलेंगे दीज आर फैक्टर्स फॉर 6। इसका मतलब कोई संख्या अगर किसी संख्या से पूरी तरीके से डिविजिबल है तो वो क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर वो संख्या उसकी फैक्टर होगी या गुणनखंड होगी। तो 6 को कौन डिवाइड कर सकता है? तो आप बोलेंगे सर 6 को 6 का गुणनखंड ही डिवाइड कर सकता है। तो ये जो 7x है ये x का मल्टीपल है, इसलिए ये तो पूरी तरीके से डिवाइड होगा ही होगा। इसका मतलब अगर 96x से डिवाइड हो गया तो x 96 का फैक्टर होगा, और 96 के जितने फैक्टर होंगे वो सारे के सारे 96 को एग्जैक्ट डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया 96 के जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं ना वही x की पॉसिबल वैल्यूज होंगी। और अगर आपको 96 के फैक्टरों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले आप 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 से कट करिए, कितना होगा साहब? 48।
फिर 2 से कट कर दीजिए, कितना होगा 24, फिर आप इसको 2 से कट करिए, कितना हो जाएगा 12, फिर आप इसको 2 से कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6, फिर आप इसको 2 से कट कर दीजिए 3, और सर 3 से कट कर दीजिए 1। इसका मतलब आप ऐसे बोलेंगे कि 96 कैन बी रिटन एज, क्या लिखा जा सकता है 1 2 3 4 5, 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 बार, 2 की पावर 5 और इंटू 3 की पावर 1। फैक्टर निकालना आपको सिखाया था मैंने, 2 की पावर में 5 लिखा गया है तो इसके कितने फैक्टर होंगे, तो आप बोलेंगे 6। कौन कौन से, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5। तो कितने फैक्टर हो गए, तो आप बोलेंगे सर 6। 3 की पावर में 1 लिखा गया तो इसके कितने फैक्टर हैं, तो आप बोलेंगे 2। हमने यही बताया था, अगर a पावर में x लिखा जाए और a एक प्राइम नंबर हो तो जो a के गुणनखंडों की संख्या होती है साहब वो x+1 होती है। तो जब मैं बोलूंगा इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 6 × 2 और ये वैल्यू कितने निकल के आ गई, तो आप बोलेंगे 12। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, x की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी या x के जो संभव मान होंगे वो कुल कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 12। ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड था भाई साहब, तो ये क्वेश्चन सर पूरी तरीके से बेस्ड था फैक्टर और डिविजिबिलिटी के मिक्स कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मैं कुछ प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चनों का सीरीज आपके साथ लेकर के हाजिर हूंगा और उनको बताऊंगा। लेकिन रिमाइंडर के रूप में आप लोग एक बात दिमाग में रखिए अपने, 7 अक्टूबर को आप सभी लोगों को सेल्फ एम्पावर्ड प्रोग्राम का पार्ट बनना है। तो आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में 7 अक्टूबर को आइए, जिसमें हम लोग सीसैट के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा आपके साथ करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।